हेलो एंड वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अनुज द्विवेदी। आज के लेक्चर में मैं एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करने वाला हूं, जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ पर ऑर्थो मेटा पैरा प्रोडक्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, आप दो कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को कैसे कंपेयर कर सकते हो। तो जीरो लेवल से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फिर मैं एनिलीन में अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद फुल एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे रिएक्शन होती है। तो सबसे पहली चीज है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन केवल एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर रखा है कि एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। ये जानना बहुत जरूरी है कि इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। तो आओ सीखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होती है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एनिलीन नहीं लेना है, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। तो हम सबसे सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड ले सकते हैं, दैट इज बेंजीन। तो मैंने यहां पर बेंजीन को कंसीडर किया है। अब इलेक्ट्रोफाइल कोई यहां पर होगा क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की जा रही है। एंड यू नो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिनका सिंबल क्या होता है E+। तो मैंने यहां पर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एरोमेटिक रिंग के पाई बॉन्ड्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बेंजीन में सारे ही पाई बॉन्ड्स इक्विवेलेंट मीनिंग क्या है कि सारे ही कार्बन पे इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो किसी भी कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकते हैं। तो तीनों में से किसी भी पाई बॉन्ड आप रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के साथ करा सकते हैं। सपोज दैट मैंने इस कार्बन सेंटर से पाई इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक की है, तो उसी कार्बन पे बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। क्योंकि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब नॉर्मली बेंजीन होती यहाँ पर ऑलरेडी कोई भी ग्रुप नहीं होता है, तो वहां पर कोई भी ऑर्थो पैरा मेटा का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। इलेक्ट्रोफाइल किसी भी कार्बन पे अटैच हो सकता है। तो मैंने किसी भी कार्बन से अटैक कराया और जिस कार्बन से मैं अटैक कराऊंगा वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। तो मैंने इस कार्बन से पाई बॉन्ड की अटैक कराई थी, इस वजह से यहीं पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन से अटैक कर रहा है। इट मींस दिस कार्बन नाउ बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। नाउ Another thing, so फर्स्ट स्टेप यहां पर क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू एरोमेटिक रिंग। तो मैंने पहले स्टेप को कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब आप इस कंपाउंड को स्लाइटली वार्म करते हो या हीट करते हो तो यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बोकेटायन बना हुआ है। ठीक है, तो आई एम टेलिंग दैट कि कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड as a reaction intermediate in this reaction। अब इस कार्बोकेटायन में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी क्योंकि आप ऑलरेडी टर्म 1 में ये चीजें कर चुके हो कि यदि आप कार्बोकेटायन लाइक किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरीके से बनता है और उसको आप हीट करते हो तो वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। आओ सीखते हैं कि क्लियर यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होने वाली है। तो आप देख रहे हो जिस कार्बन के कार्बोकेटायन बना है उसके पास भी एक हाइड्रोजन है। इसके साथ ही साथ जहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच है वहां पर भी एक हाइड्रोजन होगा। ओके, आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन एटम को नॉर्मली काउंट कर सकते हो कि जिस कार्बन पे जितनी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड होगी उसमें उतने ही हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। So this is a simple way to find out number of hydrogen atom at a particular carbon in bond line structure। जैसे ही मैं एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे कराऊंगा तो सिंपली एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकेटायन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं बेसिकली बीटा कार्बन। कार्बोकेटायन से जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो उसको हम बीटा कार्बन बोलते हैं और
एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा एंड नाउ दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड बिटवीन दीज टू अल्फा। इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और जहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच है मतलब कार्बोकेटाइन का जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको हम बीटा कार्बन बोलते हैं। तो बेसिकली जैसे ही आप इस कंपाउंड को हीट करोगे, इस कार्बोकेटाइन को हीट करोगे, तो बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और वो बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में शिफ्ट कर जाता है और इस तरीके से आपको फिर से एल्कीन बन जाएगी। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो ओवरऑल क्या है, इस रिएक्शन में सबसे पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन फर्स्ट स्टेप। उसके बाद एलिमिनेशन भी हुई है, तो एडिशन प्लस एलिमिनेशन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है, क्योंकि ओवरऑल इस रिएक्शन में क्या हुआ है, हर बेंजीन के हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होके इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया। तो ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि पहले एडिशन हुआ और फिर एलिमिनेशन हो गया, सो ओवरऑल इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन होती है और इसमें इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन पे अटैच होता है। जब बेंजीन रिंग पे ऑलरेडी कोई ग्रुप अटैच होगा तो वहां पर ऑर्थो मेटा पैरा का कॉन्सेप्ट आता है, तो उसको इसके बाद हम क्लियरली सीखने वाले हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या मेंशन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीजेज रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा कि कैसे रिएक्शन होती है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो एरोमेटिक रिंग की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, इसको क्लियरली समझते हैं। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कई सारे इफेक्ट से हो सकता है, लाइक रेजोनेंस इफेक्ट से या फिर इंडक्टिव इफेक्ट से। तो सपोज दैट यू हैव दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, तो मैंने यहां पे सिंपली मीथाइल ग्रुप को अटैच कर दिया। सो मीथाइल ग्रुप इज एल्काइल ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट। जब ये ग्रुप एक्चुअली बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जब ये ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एरोमेटिक रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो सिंपली ये जो पाई बॉन्ड होगा वो मोर इजीली इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर पाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है उसको कौन अफेक्ट कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द बेंजीन रिंग। जितनी ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगी एरोमेटिक रिंग पे, उतना ही अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रोफाइल और पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और उतनी ही फास्टर रेट से इलेक्ट्रोफाइल पे पाई बॉन्ड अटैक कर पाएंगे, मतलब रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंपली हम इसको एक समरी बना सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब डोनेट होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरोमेटिक रिंग पे इंक्रीज हो जाएगी। अब कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं, तो पहली चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, इथाइल, मिथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है और इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा एरोमेटिक रिंग पे। और भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कुछ ग्रुप्स बेसिकली रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, जैसे कि सी हियर, यदि मैंने ऐसे एरोमेटिक रिंग बना दी तो यहां पर यदि आप OH ग्रुप अटैच करोगे, ये केस टर्म 1 में था जहां पर आप फिनॉल की रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो फिनॉल के ऑक्सीजन एटम पे जो लोन पेयर होते हैं दे आर डीलोकलाइज्ड। क्यों? क्योंकि लोन पेयर देन सिंगल बॉन्ड एंड देन पाई बॉन्ड, मींस ऑल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर और पाई बॉन्ड है। इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और ये लोन पेयर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट होते हैं और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। इट मींस ओवरऑल कंक्लूजन इज कि OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है बाय रेजोनेंस इफेक्ट, बाय रेजोनेंस इफेक्ट। इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उनको मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जैसे कि OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है, इसी तरीके से OR ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है। जस्ट मैंने H को रिमूव करके R अटैच कर दिया है, वो ईथर बनेगा। उसके बाद NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर होते हैं। ये केस तो स्पेशली यहीं पर डिस्कस किया जाएगा क्योंकि वो एनिलीन की रिएक्शन होगी। तो एंड NR2 ग्रुप, यदि मैं हाइड्रोजन एटम को हटा के R ग्रुप अटैच कर दूं तो वो भी
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। तो ये सारे ग्रुप्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं बाय रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि यहां पर भी ऑक्सीजन एटम पे लोन पेयर है। और एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं बाय इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेज रिएक्टिविटी बाय डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एरोमेटिक रिंग। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि वो एरोमेटिक रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। तो कुछ मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के आपको एग्जांपल बताता हूं जो बेस्ट एग्जांपल हैं। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एरोमेटिक रिंग कंसीडर की है और इस पे मैं कोई ग्रुप अटैच करूंगा, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में स्लैश करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। जितने भी ये ग्रुप में लिख रहा हूँ वो सारे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। कैसे, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। सो नेक्स्ट वन इज C double bond O and OH. So always remember aldehyde, ketones, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये सारे ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। और किस इफेक्ट से, मैं इस इफेक्ट भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, ये सारे ही रेजोनेंस इफेक्ट से ही इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। कैसे, क्योंकि ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे है एंड यू नो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इस वजह से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेगा और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से ये पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट होगा। तो अब यहाँ पर क्या ओवरऑल आपको देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन एटम रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से एरोमेटिक रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और वो इजीली इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल मीनिंग इज दैट कि रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस सारे डिस्कशन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डोंट कंफ्यूज, अलग अलग रिएक्शन की रिएक्टिविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट होता है। तो आप अदर किसी भी रिएक्शन के लिए कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर एरोमेटिक कंपाउंड मींस बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अकॉर्डिंग टू 11th-12th क्लास, क्योंकि हायर क्लास में और भी बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। चलते हैं आगे। One more example I want to consider because that example is very confusing and it is very important for the competitive exam as well. Okay, see here I will consider chlorobenzene. क्लोरोबेंजीन ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसमें कि बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो यहाँ पर मैं Cl अटैच कर दूंगा। ये कॉन्सेप्ट सारे हैलोजन के लिए नहीं अप्लाई होता है, ओनली एंड ओनली क्लोरीन के लिए अप्लाई होता है। तो क्लोरीन एटम आफ्टर बॉन्डिंग विद दिस कार्बन हैव 3 लोन पेयर। इसके पास भी लोन पेयर होते क्योंकि टोटल 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास। एक इलेक्ट्रॉन इसने इस कार्बन के साथ शेयर करके बॉन्ड बना दिया। अब भी इसके पास 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप देख सकते हो कि दीज लोन पेयर्स आर इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड, दैट्स व्हाई दीज लोन पेयर्स कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। So overall meaning is that chlorine is electron donating by resonance effect. By resonance effect. But one more thing is chlorine is इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये हैलोजन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। सो इट विल विड्रॉ, क्योंकि दोनों इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्लोरीन एटम रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है जैसा कि मैंने यहाँ पे समझाया, लेकिन यही ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ भी करेगा। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक रिंग को डोनेट कर रहा है और दूसरा इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। तो कौन सा पावरफुल है इस पे ओवरऑल रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। तो मैं आपको क्लियरली सिखाता हूं, ऑलवेज टीचर्स इस तरीके से समझाते हैं और सही भी बात है कि रेजोनेंस इफेक्ट मोर डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब रेजोनेंस इफेक्ट मोर पावरफुल होगा। जहां पर रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो उसमें सबसे स्ट्रांगर कौन सा लेना है, रेजोनेंस। लेकिन रेजोनेंस की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उसको मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ लेवल में नहीं बताऊंगा, बट इन शॉर्ट बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ अप्लीकेबल हो रही है। इन दिस केस रेजोनेंस इफेक्ट बिकम लेस डोमिनेंट एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब मैं ओवरऑल ये बोलना चाहता हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि जहाँ पे रेजोनेंस हो रही
रही है, वहाँ पे एक एटम कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और ये क्लोरीन है। तो क्लोरीन थर्ड पीरियड एलिमेंट है और कार्बन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। जब दो एटम की साइज में डिफरेंस हो जाता है, ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो वहाँ पे रेजोनेंस लेस इफेक्टिवली होती है। इसको ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बस मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि यदि क्लोरीन और कार्बन के बीच में क्लोरीन और कार्बन के बीच में रेजोनेंस हो रही है, तो बेसिकली क्लोरीन और कार्बन के साइज में ज़्यादा डिफरेंस है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स लेस इफेक्टिवली बेसिकली डीलोकलाइज हो पाते हैं। इस वजह से रेजोनेंस जो होती है वो कम होती है। इसको बोला जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस कम हो रही है, इस वजह से यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट मोर डोमिनेंट हो जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर Cl इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इन दिस reaction. Acting as electron withdrawing group in this reaction means chlorobenzene will be less reactive than benzene, क्योंकि बेंजीन में कोई भी ग्रुप नहीं है और Cl इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि ये रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं, एक्चुअली इसमें इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है, इस वजह से इसकी ओवरऑल रिएक्टिविटी बेंजीन से कम हो जाएगी, जिसके पास कोई भी ग्रुप नहीं है, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये सारे मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, और इनकी ये बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। जो जितना पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो उतनी ही ज़्यादा बेसिकली रिएक्टिविटी को कम करेगा। बट ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा टॉपिक है आज एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उससे पहले मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। आगे चलते हैं, एक और भी चीज़, उसके बाद एनिलीन की रिएक्शन कॉन्सिडर करेंगे। अगली चीज़ है, सी हियर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ज़्यादा डेप्थ पे ना जाते हुए मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगा कि यदि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो, जो मैंने एग्जांपल बताए थे अभी, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ओनली ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट पे ही अटैच हो सकता है, मेटा पे नहीं होगा। दिस इज बेस्ड ऑन कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी विच इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। बट उसको मैं डेप्थ लेवल पे जाके नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि दैट पार्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एकेडमिक्स। बट मैंने हिंट दे दिया कि ये जो ऑर्थो पैरा या मेटा डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कंसीडर करते हैं तो मैं यहाँ पे जनरलाइज करूँगा इस रिएक्शन को। सपोज डैट मैं यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करता हूँ, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर रहा हूँ बेंजीन रिंग पे, और यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो मैंने क्या बताया कि ये ऑलवेज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। मतलब यहाँ पर एक प्रोडक्ट ऑर्थो बनेगा, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब आपको मैकेनिज्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर कोई अटैच होगा और एक प्रोडक्ट ऑर्थो, मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो सकता है, या फिर दूसरी कंडीशन होती है कि वो पैरा पे अटैच हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इसकी पैरा पोजीशन पे मैंने इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर दिया है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की रिएक्शन करानी है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। इसकी मीनिंग क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग पे अटैच करेंगे तो वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे अटैच करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग। तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। तो ये इसका और भी बेसिक कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैच होना चाहिए। जब कोई ग्रुप ना हो तो बेंजीन रिंग पे कहीं पर भी अटैच कर सकते हो, लेकिन ये पहले से कोई ग्रुप अटैच है तो उस कंडीशन में बेसिकली आपको ऐसा करना होगा। एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। आप कोई भी ले लो, टर्म 1 की ही रिएक्शन है, उसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ। सी हियर, जैसे मैं यहाँ पर फिनॉल लेता हूँ, ये टर्म 1 की रिएक्शन है,
यदि हम फिनॉल एज ए स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं तो आपने पहले आइडेंटिफाई किया भाई ये जो OH ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इस वजह से अब लाइक किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न हो कि ऑक्सीजन भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यहाँ पर क्यों डोमिनेंट नहीं हो गया इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट से, तो आपको मैं बताना चाहूँगा ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है और कार्बन पे मतलब इसके कार्बन भी सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, तो इनके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस डोमिनेंट होगी। ओके और नॉट, तो कंफ्यूजन किसी तरीके का नहीं होना चाहिए। तो OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यदि आप यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लाओगे तो यहाँ पर बेसिकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बेसिकली प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर OH की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, ये मैं क्लियरली बताना चाह रहा था। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकते हैं वो मैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में बात करूंगा। तो एक ऑर्थो हो गया और दूसरा, चलते हैं आगे। नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। तो एनिलीन के पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, उसमें क्योंकि सबसे पहली चीज़ क्या देखना है कि कौन सा ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, विड्रॉइंग है, किस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो हेयर पॉइंट इज मेंशन्ड amino group, NH2 group, amino means NH2 group is electron donating by resonance effect, so it is ortho para directing। तो पहले मैंने मेंशन कर दिया कि एमिनो ग्रुप जो एनिलीन में है उसको मैं प्रॉपरली डिजाइन करके लिख देता हूं। ये NH2 ग्रुप एमिनो, क्योंकि इसका प्रफिक्स नेम एमिनो होता है, तो एमिनो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में है, सो दिस लोन पेयर विल शिफ्ट हेयर एंड दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट at the next carbon. So this group is electron donating by resonance effect, so I will write plus R effect। ओके, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन इसका इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन दोनों ही सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, तो इनका साइज नियरली सेम होगा, एग्जैक्टली सेम नहीं, नियरली सेम होगा। तो रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेंट होती है और NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है बाय रेजोनेंस इफेक्ट। शायद यही वजह है कि NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, मतलब जो भी नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो तो या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच करेगा या फिर पैरा पोजीशन पे अटैच करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, एनिलीन इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। आओ सीखते हैं, कंपेयर करते हैं इन दोनों कंपाउंड्स को। बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आप एनिलीन और फिनॉल की रिएक्टिविटी को कंपेयर करें टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों ही लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं, दोनों ही बेसिकली रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। अब ये समझना है किसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा होगी। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जो जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसका मतलब है यदि कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ही स्ट्रांगली अपने साइड में अट्रैक्ट करता है, वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं देगा। तो सिंपली जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता है, बट जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन जो लोन पेयर होंगे वो अपने बहुत ईजिली डोनेट कर देगा, बट यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट नहीं कर पाता है क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इस वजह से NH2 ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होगी वो ज़्यादा होगी और OH ग्रुप की कम होगी। वजह यही है कि एनिलीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है और फिनॉल कम रिएक्टिव होता है, जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 4 टाइप्स की होती हैं, हैलोजिनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो हम यहाँ पर हैलोजिनेशन रिएक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, दैट इज द ब्रोमिनेशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। ब्रोमिनेशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जो ऑलरेडी भी शायद मैं मेंशन कर चुका हूँ कि एनिलीन इज हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है।
क्योंकि NH2 ग्रुप बहुत ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है टू द एरोमेटिक रिंग। सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। क्योंकि आपने देखा होगा जब सिंपल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है टॉल्यूइन में, जैसा कि आप देखते हो CH3 ग्रुप होता है, तो उस कंडीशन में जब आप ब्रोमिनेशन रिएक्शन करते हो तो कैटलिस्ट की नीड होती है, क्योंकि रिएक्शन को हमें फास्ट बनाना है। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे एनिलीन इतना ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसके लिए कोई भी कैटलिस्ट की नीड नहीं होती है। आप यहाँ पर देखोगे कि NH2 ग्रुप इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखता है कि ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनने के केस होते हैं। तो आपको वन बाय वन मैं क्लियरली समझाऊंगा। कंक्लूजन इज एनिलीन पे NH2 ग्रुप बहुत ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इस वजह से एनिलीन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होगा। ओके और यहाँ पर किसी भी कैटलिस्ट की नीड नहीं होगी, ऑलरेडी बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है। तो आओ चलते हैं, सबसे पहले हम डायरेक्ट ब्रोमिनेशन की बात करते हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्यों कॉन्सेप्ट आ रहा है इसको मैं क्लियरली समझाऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले डायरेक्ट ब्रोमिनेशन की मैं बात करूंगा। सो यदि हम ब्रोमिनेशन रिएक्शन में रिएजेंट की बात करें कि क्या रिएजेंट यूज होता है, तो इन ब्रोमिनेशन रिएक्शन रिएजेंट इज बेसिकली Br2। हाइलोजिनेशन बोलते तो X2, क्योंकि किसी भी हाइलोजन एटम का सिंबल X होता है, तो ब्रोमिनेशन बोल रहे हैं तो हम इसको Br2 ले लेंगे। तो दिस इज रिएजेंट इन दिस रिएक्शन। और स्टार्टिंग मटेरियल एनिलीन की पढ़ रहे हैं रिएक्शन, तो हम एनिलीन कंसीडर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एनिलीन लिया, ध्यान से समझना, एनिलीन, और फिर उसमें हमने रिएजेंट Br2 ऐड किया, Br2 ऐड किया यहाँ पे रिएजेंट Br2, और इन दोनों को मिक्स करने के लिए हम बेसिकली कोई सॉल्वेंट ले सकते हैं। सो इफ़ यू टेक, नॉर्मली भी ये रिएक्शन हो जाती है बिकॉज Br2 इज़ पार्शियली सॉल्यूबल इन बेसिकली एनिलीन, बट आप यहाँ पर सॉल्वेंट ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने वाटर एज सॉल्वेंट ले लिया। सॉल्वेंट मीन्स जस्ट ये दोनों ही कंपोनेंट को मिक्स करेगा और इसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो यदि आप एनिलीन की Br2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो ओवरऑल हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग भी है कि यहाँ पर NH2 ग्रुप और उसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे Br आना चाहिए। एक प्रोडक्ट ऑर्थो बनना चाहिए और दूसरा प्रोडक्ट पैरा बनना चाहिए। लेकिन हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या बताता है कि इसकी तीनों ही ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे Br अटैच हो जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, फॉर्मेशन ऑफ ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। इसका मतलब है एनिलीन की यदि आप डायरेक्ट ब्रोमिनेशन रिएक्शन कराओगे, डायरेक्टली Br2 के साथ रिएक्शन करा दोगे, तो यहाँ पर ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। क्यों बनता है? फिनॉल में भी कर चुके हो, क्योंकि ये जैसे कि फिनॉल में OH ग्रुप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, NH2 तो और भी ज़्यादा होता, क्योंकि अभी मैंने समझाया है NH2 इज मोर पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज कम्पेयर टू OH। तो NH2 ग्रुप इतना पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इतनी रिएक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग कर देता है, इतनी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है कि सारी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रोफाइल से ऑक्यूपाइड हो जाती हैं। तो यहाँ पर यदि आप डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करोगे, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं कि यदि मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना होगा, एक Br अटैच करना होगा, तब भी वो यही रिएजेंट ले लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यदि आप डायरेक्ट ब्रोमिनेशन रिएक्शन करोगे तो आपको ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिलता है। ऑलवेज इस बात का ध्यान रखेंगे। एक और भी एबनॉर्मल चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब हाइलोजिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्वेश्चन भी आया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली, जैसे कि आप यहाँ पे Br2 ले रहे हो तो ये Br2 पोलराइज कर लेता है खुद को, ठीक है। ऑल्दो कि Br बॉन्ड विल नॉट पोलर, बट इन सॉल्यूशन व्हेन स्टार्टिंग मटेरियल इज प्रेजेंट देन Br बॉन्ड पोलराइज हो जाता है एंड दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड ओवर एनी ऑफ ब्रोमीन एटम। तो एक बन जाता है Br प्लस और दूसरा बन जाता है Br माइनस, और इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो ध्यान रखना, क्योंकि ये आप चीज़ नॉर्मली देखते नहीं हो तो आपको लगता है कि ये कैसे हो सकता है। सो ऑलवेज ध्यान रखना, ब्रोमिनेशन या हैलोजिनेशन रिएक्शन में
X प्लस या Br प्लस। नॉर्मली हैलोजिनेशन रिएक्शन की बात करें तो X प्लस लिख देंगे, या फिर ब्रोमिनेशन तो Br प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन। ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पर Br प्लस नॉर्मली नहीं बनता है, बट इस रिएक्शन में पोलराइजेशन की वजह से Br प्लस बन रहा है। तो Br प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल, नॉट Br और Br माइनस। ठीक है, इस बात का आप प्रॉपरली ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि आप मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो। मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, एक Br को कैसे अटैच करोगे। यहाँ पे तो 3 Br अटैच हो गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन। अब इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन कैसे करना है उसके कॉन्सेप्ट को आपको मैं सिखाऊंगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम किसी तरीके से एनिलीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर दें, और कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों बन रहा था, एनिलीन की हाई रिएक्टिविटी की वजह से। तो मैं चाहता हूं कि एनिलीन की रिएक्टिविटी मैं डिक्रीज कर दूं। यदि मैं रिएक्टिविटी डिक्रीज कर दूंगा तो शायद एक ही Br अटैच होगा, मतलब या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे। तो इसके लिए एक प्रॉपर रिएक्शन की जाती है जिसमें कि NH2 ग्रुप को हम किसी ऐसे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं जो कि लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो आओ सीखते हैं कि हम किस तरीके से एनिलीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर सकते हैं। आप अपने नोट्स में ऐसी हेडिंग भी लिख सकते हो, हाउ टू डिक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन, हाउ टू डिक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन, हाउ टू डिक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन। तो आओ सीखते हैं। सबसे पहले मैं एनिलीन एज अ स्टार्टिंग मटेरियल लूंगा, उसके बाद इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई जाएगी। एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस एंड O, जो कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि मैं यहाँ पर एसाइल ग्रुप अटैच करना चाहता हूँ और ये रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में फास्ट हो जाती है। तो पिरिडीन इज यूज्ड विच इज़ अ बेस, इसका यूज किया जाता है पिरिडीन की प्रेजेंस में, इसकी रिएक्टिविटी कुछ फास्ट हो जाएगी। ओके, तो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेसिकली NH2 ग्रुप जो था उसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो मैं NH लिख दूंगा, और उस हाइड्रोजन की जगह पे एसाइल ग्रुप आ जाता है COCH3। ध्यान से समझना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका नाम होता है एसिटिनालाइड, इस कंपाउंड का नेम होता है एसिटिनालाइड। तो हमने एनिलीन को एसिटिनालाइड में कन्वर्ट कर दिया है। अब बात करते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी कैसे डिक्रीज हो गई। तो आप यहाँ पर क्लियरली देखो कि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर थे वो केवल अभी एरोमेटिक रिंग साइड में जा रहे थे ड्यू टू डिलोकलाइजेशन, ड्यू टू रेजोनेंस। बट यहाँ पर कहानी कुछ डिफरेंट हो चुकी है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो 2 साइड में रेजोनेंस में है। ये जो ऑक्सीजन पे पाई बॉन्ड बना है वो भी ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, तो इधर भी ये लोन पेयर शिफ्ट कर सकते हैं और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर सकता है। दूसरा केस तो यही है कि ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ भी अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो इस वजह से ये लोन पेयर इधर भी आ सकते हैं। इसका मतलब है एक ही चीज़ 2 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो अब किसी पर्टिकुलर साइड में उसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होगी वो कम हो जाएगी। तो एनिलीन में केवल एक ही साइड में बेंजीन रिंग साइड में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था NH2 ग्रुप, लेकिन एसिटिनालाइड में 2 साइड में बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, और वैसे भी ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो जो बाहर की साइड में रेजोनेंस हो रही है रिंग से बाहर वो ज़्यादा पावरफुल होगी। इस वजह से अब ये ग्रुप बेंजीन रिंग को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं कर सकता है। सो यू कैन से दिस ग्रुप इज लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा, और ये जो NH2 है वो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब है ये कंपाउंड लेस रिएक्टिव हो जाएगा। दिस कंपाउंड विल बी लेस रिएक्टिव, और ये कंपाउंड एनिलीन मोर रिएक्टिव। तो कुछ इस तरीके से हम एनिलीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर सकते हैं, हम एनिलीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर सकते हैं। और अब हम यदि ब्रोमिनेशन रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पर मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। तो आओ मैं क्लियरली इसको सिखाता हूँ। फर्दर इसमें एक स्टेप और ऐड कर दोगे तो वहाँ पर ब्रोमिनेशन रिएक्शन आपकी हो जाएगी।
तो सी हियर, यदि ये जो एसिटनालाइड बना हुआ, तो पहला स्टेप आप क्या फॉलो करोगे, पहले एनिलीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करोगे बाय यूजिंग दिस रिएजेंट। अब आप इसमें ब्रोमिनेशन रिएक्शन का रिएजेंट ऐड करोगे Br2। तो जब आप लेस रिएक्टिव कंपाउंड में Br2 ऐड करते हो तो यहाँ पर आपको ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट प्रॉपर्ली देखने को मिलता है, मतलब मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। चलो मैं एक बारी इसको, क्योंकि उसके बाद हमें हाइड्रोलिसिस भी करनी होती है, तो इसको टोटली इरेज करके हम 1 बाय 1 स्टेप फिर से लिखेंगे। तो मैंने इसको क्लियरली पहले समझा दिया है। अब हम इसको 1 स्टेप में रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ पे क्लियरली देखें। ओके, सो सी हियर नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनिलीन को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, और एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन के बाद आप उसकी ब्रोमिनेशन रिएक्शन करोगे, और ब्रोमिनेशन रिएक्शन में आपको मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। और उसके बाद यदि आप हाइड्रोलिसिस कर देते हो तो फिर एसिटनालाइड ग्रुप, बेसिकली जो आप ग्रुप अटैच कर रहे थे एसाइल ग्रुप, वो फिर से एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनडायरेक्ट नाइट्रेशन को आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिलीन एज ए स्टार्टिंग मटेरियल लिया जाएगा, इसकी पहले रिएक्टिविटी को हमें डिक्रीज करना है, तो इस वजह से CH3CO एंड होल ट्वाइस O एसिटिक एनहाइड्राइड में यूज़ करूँगा, एंड pyridine is a promoting material, जो कि इस रिएक्शन को प्रमोट कर रहा है, इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से एसाइल ग्रुप अटैच हो जाता है एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद। तो अब ये रिएक्टिविटी डिक्रीज हो चुकी है। अब हम फाइनली ब्रोमिनेशन रिएक्शन करेंगे, इसकी रिएक्शन Br2 के साथ कराई जाएगी, तो आपको मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। मीन्स केवल एक ही पोजीशन पे Br ग्रुप अटैच होगा। तो मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया ऑर्थो और दूसरा प्रोडक्ट बना दिया पैरा। दूसरा प्रोडक्ट सी हियर, सेकेंड प्रोडक्ट प्लस करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेकेंड प्रोडक्ट इज पैरा प्रोडक्ट NHCOCH3 मैंने कंडेंस करके लिख दिया, और इसकी पैरा पोजीशन पे Br अटैच हो जाएगा। अब हमें एनिलीन की ब्रोमिनेशन रिएक्शन करनी थी, लेकिन ये तो यहाँ पर ये ग्रुप अटैच है, तो सिंपली आप नेक्स्ट स्टेप में यदि आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हो तो ये सारा ही ग्रुप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली यू विल गेट NH2 हेयर एंड Br। इसी तरीके से आप पैरा प्रोडक्ट की भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, तो आपको इस तरीके से मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने का ये तरीका है। आपको मोनो सब्सटीट्यूशन के लिए डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करनी है, इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन करनी है, क्योंकि पहले हम उसकी एनिलीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, उसके बाद आप फाइनली जो भी रिएक्शन करना होता है, चाहे हैलोजिनेशन रिएक्शन हो या फिर नाइट्रेशन रिएक्शन हो, उसको हम क्लियरली करते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट, नाइट्रेशन रिएक्शन। और नाइट्रेशन रिएक्शन में रिएजेंट जो यूज होगा दैट इज दी कॉन्सेंट्रेटेड और नॉर्मली नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनिलीन इज ब्रोकन इनटू NO2+ एंड OH-। ओके, सो NO2 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल होता है नाइट्रेशन रिएक्शन में, और OH, ऐसा भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है कि नाइट्रेशन रिएक्शन व्हाट इज द नेचर ऑफ HNO3, ये एसिड है या बेस है या फिर न्यूट्रल है। तो उसका एग्जैक्ट आंसर होता है इट इज़ अ बेसिक इन लाइक नाइट्रेशन रिएक्शन, बिकॉज HNO3 इज ब्रोकन इनटू NO2+ एंड OH-, एंड OH- की वजह से ये बेस की तरीके से एक्ट करता है। तो ऑलवेज रिमेंबर इन नाइट्रेशन रिएक्शन HNO3 इज एक्टिंग एज बेस, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्मेशन करता है। अब चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्ट नाइट्रेशन की बात करेंगे। यदि आप डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हो तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, और ये आप देख पा रहे हो कि प्रॉपरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम का, कि यदि आप डायरेक्ट नाइट्रेशन एनिलीन की करते हो तो मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन सिग्निफिकेंट अमाउंट।
डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन फॉर्म्स मेटा प्रोडक्ट इन सिग्निफिकेंट अमाउंट। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि NH2 ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था तो ऑर्थो पैरा बनना चाहिए। यहाँ पर बोल रहा है कि एनिलीन यदि आप डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हो तो मेटा प्रोडक्ट as you can say one of the product is formed and it is formed in significant amount, मतलब काफ़ी हाई अमाउंट में वहाँ पर बनता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई इसको समझना है, ठीक है। सो सी हियर, यदि आप डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हो तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना होके वहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होने लगती है। क्यों होती है इसको क्लियरली आप यहाँ पर समझें। एनिलीन, आपने इसकी जो पहले की केमिकल प्रॉपर्टी उसमें सीखा था कि ये एक अच्छी क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का लुईस बेस होता है। सो दिस इज बेस, क्योंकि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर हैं वो किसी एसिड को ये डोनेट कर सकता है। और यदि आप यहाँ पर नाइट्रिक एसिड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल लेते हो, नाइट्रिक एसिड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल लेते हो तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी कि नाइट्रिक एसिड से H+ आएंगे, एसिड है तो नॉर्मली H+ बनने चाहिए, और H+ आने की वजह से यहाँ पर ये जो लोन पेयर होता है वो एसिड पे अटैक कर देता है और ये H+ इस पे अटैच हो जाएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम एनिलीन फॉर्म एनिलीनियम आयन NH3+, क्योंकि एक H+ इस पे जब अटैच होगा तो नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन भी आ जाएगा और साथ ही साथ उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसकी प्रॉपर्टी देखने की कोशिश करना। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उस पर पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास अब लोन पेयर भी नहीं रहे, तो अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं, अब ये पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है। ये पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है। और अब यदि इसकी बेसिकली नाइट्रेशन रिएक्शन आप फर्दर कराते हो, HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हो, तो जैसा कि मैंने बताया जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाएगा तो ये मेटा डायरेक्टिंग बन जाता है। इस वजह से यहाँ पर आपको मेटा प्रोडक्ट एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, क्योंकि जब नाइट्रेशन रिएक्शन होगी तो NO2 एज ए इलेक्ट्रोफाइल है और वही ग्रुप अटैच होगा, तो NO2 ग्रुप अटैच हो जाता है। तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है कि यदि आप डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं तो क्या मेटा प्रोडक्ट भी बनना चाहिए। तो यस, मेटा प्रोडक्ट बनता है। और उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकते हो, कुछ इस तरीके से। ये रिएक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन में कि यदि आप डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हो तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है बिफोर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या हो जाती है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और एसिड बेस रिएक्शन की वजह से एनिलीनियम आयन बनता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से मेटा प्रोडक्ट भी बनने लगता है अलॉन्ग विद ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। तो इट मीन्स आप एनिलीन की डायरेक्ट नाइट्रेशन रिएक्शन नहीं कर सकते हो। डायरेक्ट नाइट्रेशन रिएक्शन करोगे तो इसमें ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा, पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा, मेटा प्रोडक्ट भी बनेगा, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। और हमें क्या बनाना था, मोनो सब्सटीट्यूटेड, मतलब ऑर्थो या फिर पैरा। इट मीन्स हमें कहीं ना कहीं फिर से कुछ चेंजेस करना पड़ेगा ताकि ये एनिलीन बेस की तरीके से एक्ट ना करे, क्योंकि जब तक ये बेस की तरीके से एक्ट करेगा तब तक यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो हम फिर से चाहते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी को हम डिक्रीज कर दें ताकि हम इसके लिए नाइट्रेशन रिएक्शन कर सकें, इसकी बेस की जो पावर है वो कम हो जाए तो ये एसिड को इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट ना कर सके। तो आओ सीखते हैं कि हम एनिलीन की जो ये बेसिक पावर है उसको हम कैसे डिक्रीज करें, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पे कैसे डिक्रीज करें। जैसा कि मैंने अभी प्रीवियसली केस बताया है कि सबसे पहले आप इसमें CH3CO ग्रुप अटैच कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है उसकी जो डोनेशन होगी वो दो साइड में हो जाएगी। तो हम एनिलीन को सबसे पहले एसिटिनालाइड में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि हमने ब्रोमिनेशन रिएक्शन में ही किया था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप एनिलीन लोगे, फिर एनिलीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड दैट इज CH3CO होल ट्वाइस एंड O pyridine एज अ प्रमोटिंग मटेरियल, pyridine मैंने ले लिया और इससे ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ इस पार्ट को कि यहाँ पर एसिटिनालाइड बनता है जिसकी रिएक्टिविटी एनिलीन से कम हो जाएगी। तो यहाँ पर NHCO एंड CH3 ये बन जाएगा।
अगेन देखो ये जो लोन पेयर थे अब ये दो साइड में डोनेट होने लगे हैं, इस साइड में भी देखो, इस साइड में भी और इस साइड में भी। तो प्रॉब्लम क्या हुई, अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पे कम हो गई, तो अब ये बेस की तरीके से बिल्कुल भी एक्ट नहीं करेगा। ये बेस है लेकिन अब ये बेस नहीं होगा, इट इज़ नॉट अ बेस। ये नॉर्मली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरीके से एक्ट करेगा, वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरीके से एक्ट करेगा, और इस वजह से यदि आप इसकी फर्दर नाइट्रेशन रिएक्शन कराएंगे तो आपको मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आपको मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, सो NH मैं कंडेंस करके लिख दूंगा COCH3, और एक बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट, और प्लस करके मैं दूसरा यहाँ पर लिख रहा हूँ, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा पैरा प्रोडक्ट। सो NHCOCH3, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। फिर इस ग्रुप को एनिलीन में कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल तरीका मैंने बता दिया है, आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो सेम ऑर्थो एंड पैरा के लिए सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। यहाँ पर ये पूरा ग्रुप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी पैरा पोजीशन पे NO2 ऑलरेडी अटैच है। तो इस तरीके से आप मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मतलब ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बना सकते हो। तो आपको डायरेक्ट ब्रोमिनेशन रिएक्शन नहीं करना है मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट के लिए, और ना ही डायरेक्ट नाइट्रेशन तो करना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो ऑर्थो मेटा पैरा सभी बन रहे थे, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर देता। और जो मैंने क्वेश्चन बताया है कि मेटा प्रोडक्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनता है नाइट्रेशन रिएक्शन में, यू हैव टू एक्सप्लेन इट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में रिएजेंट क्या यूज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड SO, और यू कैन से SO3 इन ओलियम, क्योंकि आप सल्फर ट्राईऑक्साइड को ओलियम में डिजोल्व करोगे तो वहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड ही बनता है, मीन्स दोनों ही सेम चीज़ें हैं। तो आओ सीखते हैं कि यहाँ पर क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, कैसे रिएक्शन करनी है। तो एनिलीन फर्स्ट ऑफ ऑल टेकन एज स्टार्टिंग मटेरियल, और इसकी यदि आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हो तो अगेन वही केस आ गया, H2SO4 इज एसिड एंड NH2 इज बेस, तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी और यहाँ पर सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, सिंपली सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी NH3, एंड इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक H+ एसिड H+ भाई एसिड से आएगा, और इस पे नाइट्रोजन की लोन पेयर अटैक कर देते तो NH3+ बन जाएगा, और H+ यहाँ से चला गया तो सल्फेट आयन के सल्फेट में क्या बचेगा HSO4-। तो इस तरीके का यहाँ पर सॉल्ट बन जाता है NH3+ एंड HSO4-। एंड नाउ हाउ इट मीन्स यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम हो रही, सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ईजी प्रोसेस है। यदि आप इस सॉल्ट को हीट कर दोगे, यदि इस सॉल्ट को आप हीट कर देते हो तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और डायरेक्टली आपको बेसिकली पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मैं फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी आफ्टर हीटिंग NH2 और इसकी पैरा पोजीशन पे SO3H, क्योंकि ध्यान रखना कि सल्फोनेशन रिएक्शन में SO3H ग्रुप जो कि सल्फोनिक ग्रुप है वो अटैच होता है। तो इसकी सल्फोनेशन रिएक्शन काफ़ी आसान है। सबसे पहले आप सॉल्ट बना दोगे इस तरीके से, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहली पॉसिबिलिटी एसिड बेस रिएक्शन की होती है। ये बेस है और ये एसिड है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, बट सॉल्ट यदि आप हीट करते हो तो डायरेक्टली आपको पैरा प्रोडक्ट मिल जाता है। इसका मतलब यहाँ पर कोई इनडायरेक्ट सल्फोनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वाई। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती है, तो आओ सीखते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में रिएजेंट क्या होता है और क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, कैसे इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो। दिस इज द लास्ट पॉइंट। तो यहाँ पर बेसिकली एनिलीन एज अ स्टार्टिंग मटेरियल लेना है, एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक एल्काइलेशन रिएक्शन है और एसाइलेशन। दोनों ही पार्ट आप ले सकते हो, किसी भी पार्ट का रिएजेंट ले सकते हो, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन नहीं देती है एनिलीन। तो मैंने सिंपल सा केस लिया, एल्काइल हैलाइड, जो कि एल्काइलेशन रिएक्शन में यूज होता है। एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एज अ कैटलिस्ट। ये इस रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरीके से एक्ट करता है। अब सीखते हैं क्या प्रॉब्लम है।
भाई मैंने बताया कि एनिलीन एक गुड क्वालिटी का लुईस बेस है, क्योंकि ये दूसरे को एसिड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ये लुईस बेस है। और AlCl3 शायद आपको समझ भी आता है और 11th क्लास से पढ़ाया जा रहा है कि AlCl3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो ये गुड क्वालिटी का लुईस एसिड है, ये गुड क्वालिटी का लुईस एसिड है। तो अगेन वही प्रॉब्लम आएगी कि एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन न होके ये बेसिकली एनिलीन डायरेक्टली AlCl3 के साथ रिएक्शन करने लगती है, एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा और सॉल्ट बन जाता है। तो कैसे आप आंसर करोगे कि एनिलीन एक लुईस बेस है और AlCl3 लुईस एसिड है। सो बिफोर substitution reaction acid base reaction takes place and salt is formed like this way। ध्यान दो अच्छे से, NH2 अपना इलेक्ट्रॉन AlCl3 को डोनेट करेगा, NH2 ग्रुप AlCl3 को इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा और इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो एल्युमिनियम पे माइनस चार्ज आ जाता है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है और जैसे ही सॉल्ट बन गया, अब ये ग्रुप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया है। और ध्यान रखना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होना चाहिए, तभी कोई एरोमेटिक कंपाउंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दे सकता है। तो अब ये सॉल्ट बनने के बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन चुका है, इस वजह से एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। That is all about the basic concept of electrophilic aromatic substitution reaction of aniline as well, and I completed many important questions based on academics, means जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें कि आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री कोई भी किसी भी पार्ट से इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में फ्रिक्वेंटली चीज़ें आती हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक कि आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहें और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करें।